शायद ओडीआई हिस्ट्री की ये वन ऑफ द वर्स्ट नॉक्स है जो बॉब्जी द किंग ने खेली है। भाई नंबर 1 रैंकिंग का सवाल था और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026 की तैयारी भी करनी थी, तो बॉब्जी द किंग ने सोचा कि इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा और उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी शुरू कर दी। तभी तो 10 ओवर में पाकिस्तान के 22 रन थे, 22 रन इन 10 ओवर्स, जबकि टारगेट 321 रनों का है। मतलब बॉब्जी द किंग ने इंश्योर कर दिया कि अगले 40 ओवर में पाकिस्तान 300 रन बनाकर ये टारगेट चेस करे, और उसके बाद भी बॉब्जी द किंग ने कोई इंटेंट नहीं दिखाया। यहां मैं स्पेसिफिकली बॉब्जी द किंग की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाकी दोनों प्लेयर्स आउट हो गए थे। अगर पहले 10 ओवर कोई टीम कंडीशंस की वजह से या अच्छी बॉलिंग की वजह से थोड़ा स्लो खेलती है तो इंश्योर करती है कि 10 ओवर खत्म होते ही फिर वो एक्सेलरेशन आए, स्पेशली जब आपके सामने एक टारगेट हो। जब आप टारगेट सेट कर रहे हो तो पहले बैटिंग कर रहे हो तो ठीक है, आप कई बार टाइम ले लेते हो, लेकिन जब आपको मालूम है कि मुझे 321 रन चेस करने हैं और पहले 10 ओवर में 22 बने हैं, तो अगले 10 ओवर में आप एक्सेलरेट करने की कोशिश करोगे। अगले 10 ओवर में भी सिर्फ 44 रन बने, वो डबल हो गए 22 के 44, लेकिन आप फिर भी टारगेट से बहुत ज्यादा पीछे हो। और ये एक्सेलरेशन भी तब आया जब फकर जमान जो इंजर्ड थे वो किसी तरीके से हिट करने की कोशिश कर रहे थे। बाबर आजम ने तो कोई इंटेंट ही नहीं दिखाया। वो क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे ये समझ से बाहर है। और रैंकिंग के पीछे थे, यही एक रीजन हो सकता है, और कोई रीजन नहीं है जस्टिफाई करने का इतनी घटिया नॉक कि शायद ये नॉक क्वेश्चनेबल होना चाहिए। इसी तरीके की नॉक एक बार मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया ने खेली थी इंडिया की तरफ से कानपुर में, और उन दोनों को ड्रॉप कर दिया गया था। और मेरे ख्याल से अगर मैनेजमेंट थोड़ी भी सख्त है तो बाबर आजम को अगले मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी सेल्फिश और घटिया इनिंग्स आप नहीं खेल सकते। मिड इनिंग्स में मैंने न्यूजीलैंड की इनिंग्स के बारे में बात की थी, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ मैं पाकिस्तान के इनिंग्स की बात करूंगा। फकर जमान क्योंकि काफी टाइम तक फील्ड से बाहर थे तो ओपनिंग करने साउथ शकील आए। 19 बॉलों पे 6 रन बनाकर वो आउट हो गए। मतलब जब प्रेशर बना तो उन्होंने कोशिश की कि चलो मैं हिट आउट करने की कोशिश करता हूं, बॉलिंग अच्छी हो रही है, और वो आउट हो गए। एक अटेम्प्ट लिया। फिर आए रिजवान, वो भी काफी टाइम तक फंसे रहे, 14 बॉलों पे 3 रन बनाए। फिर उन्होंने हिट करने की कोशिश की और कैच आउट हो गए। 10 ओवर में 22 पे 2, पहले 10 ओवर में 46 डॉट बॉल्स। कैन यू इमेजिन 46 डॉट बॉल्स इन फर्स्ट 10 ओवर्स। उसके बाद फकर जमान आए, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते दिखे। फकर जमान 3 दिन बाद इंडिया के साथ मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये भी अब डाउट में हो गया है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक मेकशिफ्ट ओपनर के साथ खेल रहा है, और वैसे में अगर फकर जमान बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर दूसरा ओपनर भी मेकशिफ्ट होगा। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से साउथ शकील स्ट्रगल कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा कि क्या कामरान गुलाम को टीम में लाया जाएगा या इमामुल हक को डाला जाएगा उन्हें रिप्लेस करने के लिए। कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को चेंज करना ही पड़ेगा। एनीवेज, इन दोनों की पार्टनरशिप अगले 10 ओवर चली, लेकिन उसके बाद फकर जमान भी फाइनली हिट आउट करने की कोशिश में माइकल ब्रेसवेल की बॉल पे आउट हो गए। लेकिन बाबर आजम ने कोई भी इंटेंट नहीं दिखाया। सलमान अली आगा आए और उनकी एक स्टंपिंग मिस हुई। बहुत जल्दी वो आउट हो सकते थे, लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा ने एटलीस्ट कोशिश की। उन्होंने 28 बॉलों पे 42 बनाए और थोड़ी तेज बैटिंग करने की कोशिश की। उन्हीं की प्रेजेंस में एटलीस्ट एक मौका दिखा जब पाकिस्तान थोड़ा बहुत भी टोटल की तरफ जाता गया। 21 से 30 ओवर के जो ब्लॉक है उसमें 58 रन बने, जिसमें से कि 28 बॉलों पे 42 सलमान अली आगा के थे और बचे 30 बॉलों पे 16 बॉब्जी के। 81 बॉल्स पे 50 पूरे करके बॉब्जी द किंग क्राउड को बैट दिखा रहे थे। शर्म आनी चाहिए उन्हें। कई बार प्लेयर जब टारगेट चेस कर रहे होते हैं और इस तरीके की सिचुएशन हो तो लैंडमार्क पे वो अपना बैट तक नहीं उठाते, लेकिन बॉब्जी द किंग को अप्रिसिएशन चाहिए थी अपनी इस बेहतरीन 50 के लिए। एनीवेज, सलमान अली आगा इसी इंटेंट और इसी कोशिश में आउट हो गए और तैयब ताहिर बिना कुछ खास काम किए 1 रन पर आउट हो गए। उसके बाद आए खुशदिल शाह, और खुशदिल शाह ने भी 49 बॉल्स पे 69 बनाया। मतलब सलमान अली आगा ने 28 बॉलों पे 42
और खुशदिल शाह ने 49 बॉल्स पे 69। इन दोनों ने 140-150 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, लेकिन बाबर आजम ने कोई अटेम्प्ट नहीं लिया। इवेंचुअली अपने हाफ सेंचुरी के बाद उन्होंने एक छक्का मारा और उसके बाद वो सेंटनर की बॉल पे कैच आउट हो गए। 153 का टोटल था और आप इमेजिन करो 34 ओवर निकल चुके थे, मतलब 16 ओवर तक भी, हाफ टारगेट तक भी आप नहीं पहुंचे थे 34 ओवर में, और बाबर आजम 34 ओवर तक क्रीज पे थे। तो वो एग्जैक्टली कर क्या रहे थे? टीम के सबसे सीनियर प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा रन उनके हैं, और उन्होंने कोई कोशिश, कोई इंटेंट ही नहीं दिखाया इस टोटल तक जाने के लिए। बाद में टेल आई और टेल ने एटलीस्ट आखिरी के 16 ओवर में 100 रन जोड़ दिए, चाहे वो खुशदिल शाह की इनिंग्स हो साथ में, या हारिस राउफ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, इन सब ने चौके छक्के लगाए, सब ने लास्ट में 15-20 रन बनाए, और कुछ हद तक आप कह सकते हो कि ये डिफीट का मार्जिन कम किया। वरना जिस पोजीशन पे बॉब्जी द किंग छोड़ के गए थे पाकिस्तान को, 153 फॉर 6 इन 34 ओवर्स, ये टीम 220-230 पे ऑल आउट होके 100 रन से ये मैच हार सकती थी। कुछ मार्जिन कम किया। ऑफ कोर्स ये एक ग्रुप है, एक नॉकआउट है, जिसमें से टीम्स एलिमिनेट होंगी, तो ये मार्जिन जो रिड्यूस हुआ है ये कितना यूजफुल है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अब पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ 23 को पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट डू और डाई हो चुका है। पाकिस्तान को वो मैच अब किसी कीमत पर जीतना है, क्योंकि अगर वो इंडिया से हार गए तो आप ऐसा समझिए कि मोर और लेस वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और अपनी होम में डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद अगर आप दूसरे मैच के अंदर ही बाहर हो जाते हैं तो ये काफी शर्मनाक बात होगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है, पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन ऐसी है, परफॉर्मेंसेज ऐसी है, चाहे बाबर की बात करूं, शाहीन की बात करूं, नसीम शाह की बात करूं, हारिस राउफ की बात करूं, सब के सब पैथेटिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्या इस टूर्नामेंट में आगे टिक पाती है, क्या इंडिया को हरा पाती है, या 23 को पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से ऑफिशियली एलिमिनेट हो जाती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।